तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रॉनिक पेनी मॉडल। और क्रॉनिक पेनी मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक थ्योरी देखेंगे जिसका नाम है द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, या फिर इसको ये भी कहते हैं कि द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो इस मॉडल में ये बताया गया था कि जो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो कम्प्लीटली फ्री होते हैं, कम्प्लीटली फ्री मूव कर रहे होते हैं उसमें। और उनका जो पोटेंशियल होता है, जिस पोटेंशियल से वो मूव कर रहे होते हैं, या तो उसका पोटेंशियल बहुत ही कॉन्स्टेंट होगा, मिनिमम होगा, या फिर वो पोटेंशियल ज़ीरो होगा। The quantum free electron theory of metals assume that a conduction electron in a metal experience a constant zero potential, so is completely to free move in a crystal. This theory explains successfully the phenomena of specific heat, electrical conductivity, thermonic emissions, thermal conductivity and paramagnetism. तो ये थ्योरी जो क्वांटम इलेक्ट्रॉन फ्री थ्योरी है, ये हमें बहुत अच्छे से स्पेसिफिक हीट के बारे में बता देता था, और स्पेसिफिक हीट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देता था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर देता था, थर्मोनिक एमिशंस को एक्सप्लेन कर देता था, थर्मल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर देता था, और पैरामैग्नेटिज्म को भी एक्सप्लेन कर देता था। बट फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन वाई सम सॉलिड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सम आर सेमीकंडक्टर्स एंड अदर आर इंसुलेटर्स। ये जो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, ये हमें ये नहीं बता पाता था कि क्यों कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, क्यों कुछ सॉलिड्स सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और क्यों कुछ सॉलिड्स इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो मॉडल एक्सप्लेन, ये जो क्वांटम फ्री मॉडल है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रॉनिक पेनी ने एक मॉडल दिया। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। इनसाइड अ रियल क्रिस्टल देयर इज़ एन इन्फानाइट एरे ऑफ लैटिस पॉइंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल में इन्फानाइट नंबर्स ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट होता है लैटिस पॉइंट का, एंड देयर इज़ अ पेरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स। और वहाँ पे जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करें तो उसमें से होके इलेक्ट्रॉन होके गुजरेगा, उस लैटिस पॉइंट से होके इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से गुजरेगा तो द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर और एट द पॉजिटिव आयन साइड इज़ जीरो। तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी लैटिस पॉइंट से होके गुजरेगा, यानी कि जो लैटिस पॉइंट पे चार्जेस होंगे उनसे होके गुजर रहा होगा, तो वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन उन पॉजिटिव चार्ज के पास होगा, यानी कि एकदम नज़दीक होगा, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। और जब वो दो चार्जेस के बीच में, यानी कि इस जगह पे सेंटर पे होगा इलेक्ट्रॉन, तो उस समय उसका पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के पास, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे भी अगर पहुँच जाता है या फिर पॉजिटिव चार्ज के एकदम करीब पहुँच जाता है, तो उस समय उसका पोटेंशियल मिनिमम होगा, ज़ीरो होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, बेसिकली पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल वो चीज़ होता है जो कि किसी पोजीशन पे रहने पे उसकी एनर्जी को डिफाइन करता है। यानी कि अगर आप किसी पोजीशन पे स्थिर बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल कुछ ना कुछ आपका बताया जा सकता है कि पोटेंशियल स्टेबल है, ये बात बताया जा सकता है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और खींचेगा, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पे स्टेबल नहीं रह पाएगा, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ये चार्ज जो है ये उसको अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन जब सेंटर पे बात करेंगे तो सेंटर पे जो इसका पोटेंशियल है वो इतना पावरफुल नहीं खींच पाएगा जितना इसके पास खींचेगा। तो इसलिए सेंटर पे इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा और ये मेन स्टेबल रहेगा। तो वही इसमें लिखा है कि द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर और एट द पॉजिटिव आयन साइड इज़ ज़ीरो एंड इज़ मैक्सिमम एग्जैक्टली बिटवीन टू पॉजिटिव आयन साइड्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल होगा वो दो आयन्स के बीच में, दो पॉजिटिव आयन्स के बीच में मैक्सिमम होगा, और उसके पास और या फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल ज़ीरो होगा। According to Chronic Penny model, electron मूव इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव आयंस। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा पीरियोडिक अरेंजमेंट है, उसका क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज का पीरियोडिक अरेंजमेंट है, इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हर एक पॉजिटिव चार्ज ए डिस्टेंस से सेपरेट है। इसका मतलब है कि हर एक चार्ज अपने दूसरे चार्ज के मुताबिक एक आइडेंटिकल सराउंडिंग्स को अचीव करता है। यानी कि जो सराउंडिंग इसके आसपास होगा वही सराउंडिंग इसके आसपास होगा, जो पोटेंशियल इसके पास होगा वही पोटेंशियल इसके पास भी होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पास होगा। तो इस वजह से जो अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इस चार्ज का जो पोटेंशियल है, अगर इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग x, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा Vx, यानी V ऑफ x। और अगर इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पे कंसीडर करें, यानी a डिस्टेंस और आगे बढ़ें, तो a डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा V x प्लस ए। यानी कि x यहाँ पे था और x से साथ हम लोग a और बढ़ गए तो ये x प्लस ए हो जाएगा। x प्लस ए पे जो पोटेंशियल होगा वो x प्लस ए हो जाएगा। तो x प्लस ए पे जो पोटेंशियल हमें v ऑफ x प्लस ए मिल रहा है, वो पोटेंशियल और पहला वाला पोटेंशियल जो v ऑफ x है वो आपस में एक दूसरे से बराबर होगा। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि ये सब आइडेंटिकल सराउंडिंग्स रखते हैं, अपने यहाँ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये चार्ज जब इस चार्ज को देखेगा तो यहाँ पर लगेगा इस चार्ज को कि ये
एकदम सेम चीज़ उसको उसी की तरह हम शक्ल लगेगा वो चार्ज, और ये वाला चार्ज इसको देखेगा तो उसको भी इसका एरिया, माहौल और हर एक चीज़ एकदम एग्जैक्ट उसी तरह हम शक्ल की तरह लगेगा। तो इस वजह से सारे चार्ज जो है उन पे सभी का पोटेंशियल एक बराबर रहेगा डिस्टेंस के मुताबिक। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग सपोज करें कि एट पॉइंट एक्स द पोटेंशियल इज़ वी एक्स, देन एट एक्स प्लस ए द पोटेंशियल इज़ वी एक्स प्लस ए विच आर इक्वल, दैट इज़ वी एक्स इक्वल टू वी एक्स प्लस ए। वही बात है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। देखिए ये ब्रैकेट वाले टर्म्स को आपको लिखना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। अब चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे तो हम लोग जो बात बताए हैं वही हम लोग देखिए लिखे, द हेयर द पेरियोडिसिटी ऑफ लैटिस इज़ ए। यहाँ लैटिस की जो पेरियोडिसिटी है, लैटिस पॉइंट की जो पेरियोडिसिटी है वो ए है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हर ए पॉइंट पे जो उसका पेरियोडिसिटी है, जो अरेंजमेंट है, वो उसी पॉजिटिव चार्ज का वापस से रिपीट हो जा रहा है। बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर अरेंज इन दैट मैनर, सभी पॉजिटिव चार्ज उसी मैनर में अरेंज्ड है ए डिस्टेंस से। इन द सेम वे हम लोग ये कह सकते हैं कि द पेरियोडिसिटी ऑफ पोटेंशियल इज़ ए, यानी कि उस अब अगर पॉजिटिव चार्ज का जो पेरियोडिसिटी है वो अरेंज है उसी मैनर में, तो उस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल का भी जो पेरियोडिसिटी है वो उसी मैनर में अरेंज होगा ए के ही। तो द पोटेंशियल वेरीज पेरियोडिकली विद द सेम पेरियोडिक एज द लैटिस, जैसा कि लैटिस पेरियोडिकली अरेंज है उसी तरीके से पोटेंशियल भी पेरियोडिकली अरेंज होगा। दैट इज़ वी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स प्लस ए। लेट पोटेंशियल एट वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस एट वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि हम लोग वाई एक्सिस पे पोटेंशियल लेट कर लेते हैं और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। एंड एज्यूम दैट आवर क्रिस्टल इज़ 1D क्रिस्टल। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है वो 1 डायमेंशनल क्रिस्टल है, यानी कि हम लोग सिर्फ एक एक्सिस की तरफ देखेंगे, मीन्स आवर पॉजिटिव आयंस आर पेरियोडिकली अरेंज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो अगर हम लोग 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस को एज्यूम कर लिए है, तो हम लोग जो अपने पॉजिटिव आयंस है उसको सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही रख के एक्सप्लेन करेंगे। एंड स्पेसिंग बिटवीन देम इज़ ए, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो पॉजिटिव आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ए है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये पॉजिटिव आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है ये ए है। यहाँ बीच में जो दो पॉजिटिव आयंस के बीच में जो पोटेंशियल है यहाँ पे वी इक्वल्स टू वी नॉट है, यानी कि ये मैक्सिमम है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये दोनों पॉजिटिव आयंस के पास ये ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो या मिनिमम। देखिए एकदम डाउन है ग्राफ, ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है वी नॉट पे, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ वाई एक्सिस पे ज़ीरो पे देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो मिनिमम मिल रहा है। इसी तरीके से दो आयंस के बीच में जो पोटेंशियल है ये बीच में मैक्सिमम मिलेगा, और नियर में दो पॉजिटिव आयंस के नियर और उसके ऊपर जो मिलेगा पोटेंशियल वो ज़ीरो मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो डार्क सर्कल है ये पॉजिटिव आयंस को बता रहा है। पीरियोडिसिटी और पोटेंशियल्स एक्स एक्सिस पे हम लोग लिए हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको आपको खाली समझना है। सिंस द श्रोडिंगर इक्वेशंस विच टेल्स द एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द क्रिस्टल दैट will complicated to solve for this kind of potentials, it becomes complex to find out the solution of Schrodinger equations for this kind of potentials। यहाँ पे हम लोग Schrodinger इक्वेशन का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि Schrodinger इक्वेशन जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी स्टेट्स के बारे में बता सकता है। और ये क्रॉनिक पेनी मॉडल को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग ये जान सकें कि क्यों कोई सॉलिड्स कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्यों कोई सॉलिड्स सेमीकंडक्टर, और क्यों कोई सॉलिड्स इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी स्टेट्स को निकालेंगे। अगर उसका एनर्जी स्टेट्स में काइनेटिक एनर्जी का कुछ एक्सप्रेशन मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो उस सॉलिड में मूव कर रहा होगा, और अगर वो मूव कर रहा होगा तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो सॉलिड है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशंस का मदद लेने वाले हैं। और इस तरीके के पोटेंशियल को श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसलिए हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशंस को इस ग्राफ की मदद से हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए हम लोग एक अलग तरीके का ग्राफ कंसिडर करेंगे जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है, लेकिन हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में कंसिडर करेंगे जो कि हमारे लिए आसान होगा। तो देखिए वी एक्स को हम लोग मान लेंगे वही वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे हम लोग पीरियोडिसिटी और पोटेंशियल ले रहे थे वो उसी तरह रहेगा। यहाँ पे डार्क सर्कल से ये देखिए ये भी वही पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसी मॉडल की तरह जो ऊपर वाले मॉडल है इसी मॉडल की तरह सेम यहाँ पे भी दिखाया गया है कि जैसे जो दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो दो चार्जेस के नियर पोटेंशियल होगा यानी कि इसके ऊपर होगा या फिर इसके नियर होगा जो पोटेंशियल दो चार्जेस के बीच में पॉजिटिव चार्ज के बीच में वो ज़ीरो होगा। तो चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई हम लोग इस ग्राफ में अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो पोटेंशियल है जहाँ पे ये चार्ज मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ पे जो चार्ज का पोटेंशियल जो मैक्सिमम हो रहा है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का, वो उस रीजन को मान लेते हैं हम लोग सेकंड रीजन, और जो फर्स्ट रीजन हम लोग मानेंगे वो मान लेते हैं कि वो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन का वो मिनिमम हो रहा है। यानी कि ये फर्स्ट रीजन अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस चार्ज पे यानी कि नियर पॉजिटिव चार्ज जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, और जो नियर आपका ये बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है, जो कि वी इक्वल्स टू वी नॉट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे।
तो देखिए जैसा कि यहाँ पे ये क्रॉनिक पेनी मॉडल को ये ब्रैकेट में जो हम लोग लिखे हुए हैं, ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। तो वही चीज़ मैंने जो ग्राफ में किया है वही मैंने बताया है कि द क्रॉनिक पेनी मॉडल अप्रॉक्सीमेट द दिस पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेप्स वेयर अगेन दीज आर द पॉजिटिव साइड्स ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड द पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट v इक्वल्स टू v नॉट विच एक्ट एज अ पोटेंशियल बैरियर, यानी कि एक पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करेगा। और वाइल इट इज़ मिनिमम और ज़ीरो नियर द पॉजिटिव आयन, यानी कि ये जैसा कि हम बता रहे थे कि पॉजिटिव आयन के पास या फिर उसके ऊपर जो चार्ज होगा, जो पोटेंशियल होगा, चार्ज का जो नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो मिनिमम होगा या फिर ज़ीरो होगा, और वो एक्ट करेगा एक पोटेंशियल वेल की तरह, यानी कि कुएं की तरह, पोटेंशियल के कुएं की तरह काम करेगा। तो देखिए इसको हम लोग ये इस तरीके से जो ऐसे बन रहा था हमारा जो ग्राफ में, वो आपका पोटेंशियल वेल की तरह है, और ये जो ऐसे बन रहा था इस तरीके से बॉक्स की तरह, वो पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करेगा। तो अब पेरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियल वेल्स एंड पोटेंशियल बैरियर इज़ मोस्ट प्रोबेबली वेरी क्लोज टू रियलिटी। और ये जो अरेंजमेंट हम लोग किए हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पीरियोडिसिटी ऑफ पोटेंशियल का, ये एकदम रियलिटी से मैच करता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में वो मौजूद है पॉजिटिव आयन के पास और पॉजिटिव आयन के से दूर बीच में, वो उस चीज़ को एकदम रियलिटी से बताता है इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में। लेट 3 पॉइंट्स एज -b 0 a सो द पोटेंशियल प्रोफाइल Vx इज़ गिवन एज। मान लेते कि हमारे इस पोटेंशियल जो हम लोगों का ये ग्राफ था, जो रेक्टेंगुलर वाला ग्राफ था, उसमें अगर हम लोग मान लेते हैं 3 पॉइंट कोई कंसिडर करते हैं -b 0 और a, तो ये -b और 0 और a ये एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। तो ये इन तीनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसका हम लोग एक फ़ंक्शन को, उस पोटेंशियल के फ़ंक्शन को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि 0 से a के बीच में क्या पोटेंशियल है, और यहाँ पे -b से 0 के बीच में क्या पोटेंशियल है, यानी कि फर्स्ट रीजन में क्या पोटेंशियल है और सेकंड रीजन में क्या पोटेंशियल है। तो चलिए एक बार फिर से ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रीज़न था इसमें पोटेंशियल 0 था, यानी कि ये 0 से a के बीच में ये जो पोटेंशियल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को 0 मिल रहा है, ये फर्स्ट रीज़न में। और सेकंड रीज़न में बात करें तो ये 0 से -b के बीच में जो रीज़न है सेकंड रीज़न, यहाँ पे जो पोटेंशियल मिल रहा है वही v नॉट मिल रहा है, यानी v इक्वल्स टू v नॉट ये पोटेंशियल मिल रहा है। तो जैसा कि हम लोग ये पोटेंशियल को देखिए, ये जो पोटेंशियल का फंक्शन है जिसको हम लोग b से -b से a के बीच में डिफ़ाइन किए हैं, जिसी तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स में किसी फंक्शन के रेंज को, उस f(x) को डिफ़ाइन करते हैं किसी इंटरवल में, a से b के इंटरवल में अगर हम लोग मैथमेटिक्स में फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल को डिफ़ाइन कर रहे हैं एक फंक्शन के रूप में, जो कि -b से a के बीच में हम लोग उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। और इसी पोटेंशियल फंक्शन को ही कहते हैं पोटेंशियल प्रोफाइल। यहाँ पे ये हम लोग पोटेंशियल प्रोफाइल बोले फिजिक्स में। यूजिंग दिस पोटेंशियल प्रोफाइल वी सॉल्व द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन बिकॉज दिस इक्वेशन इज़ यूज फॉर क्वांटम पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज़ अ क्वांटम पार्टिकल। तो इस पोटेंशियल प्रोफाइल की मदद से, इस पोटेंशियल फंक्शन की मदद से हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशंस जो टाइम इंडिपेंडेंट केस में हम लोगों को मिलता है, उसके लिए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और ऐसा इसलिए वो वाला इक्वेशन ले रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ हम लोग करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो एक क्वांटम पार्टिकल है और क्वांटम पार्टिकल के लिए ही वो इक्वेशन यूज़ होता है। तो जो हमारा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन होता है वो होता है d2 psi अपॉन dx² प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h², और ये हो जाएगा ब्रैकेट में e माइनस v ऑफ x, यानी कि पोटेंशियल, ये e आपका एनर्जी है, और ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद psi इक्वल्स टू 0। ये आपका श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन की मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को किसी एक पोटेंशियल रीजन में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिहेव करेगा और उसका क्या एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, जिसकी वजह से हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई सॉलिड अगर उसका बिहेवियर, अगर उस एनर्जी का बिहेवियर हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन उस समय मूव कर रहा होगा उस एनर्जी स्टेट में। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट रीजन के केस में हम लोग इसको कैसे देखेंगे। फॉर फर्स्ट रीजन x इज़ लेस देन a एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x जब 0 के a के बीच में था फर्स्ट रीजन में, तो हमारा जो पोटेंशियल था वो 0 था, Vx इक्वल टू 0। तो हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन में जो पोटेंशियल Vx इक्वल टू 0 रख देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा, ये पहला इक्वेशन हम लोग इसको लेट कर लेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग 0 रख दिए है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं, देखिए सेकंड रीज़न के लिए -b से a के बीच में जो पोटेंशियल हमें मिलना था, सॉरी -b से 0 के बीच में, ये -b से -a नहीं है, ये -b से 0 के बीच में है। -b से 0 के बीच में जो सेकंड रीज़न हम लोग को मिलना था, उसमें जो पोटेंशियल हमें मिला था वो मैक्सिमम मिला था, Vx इक्वल टू v नॉट। तो यहाँ पे Vx की जगह हम लोग v नॉट रख देंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में। तो यहाँ देखिए d2 psi अपॉन dx² 8 पाई स्क्वायर m h² e माइनस v नॉट psi इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन 2, और हम लोग इस इक्वेशन को जो 1
माने थे और जो 2 माने थे उसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। इसलिए एक काम करते हैं कि हम लोग इसमें जो ये टर्म है, इस टर्म को यानी कि ये जो टर्म है जिसमें कि ये 8 है, पाई स्क्वायर है, m अपॉन एच स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको अल्फ़ा स्क्वायर लेट कर लेंगे। और इसी तरीके से जो वो फर्स्ट रीजन में जो था उसको हम लोग इसमें हम लोग बीटा स्क्वायर लेट कर लेंगे, और जो फर्स्ट रीजन में था उसको हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर लेट कर लेंगे। तो कांस्टेंट वाले टर्म को जब हम लोग, ये देखिए अल्फ़ा के स्क्वायर को हम लोग ये लेट कर लिए है इसके साथ, और जो बीटा स्क्वायर है ये पूरा हम लोग ये वाला सेकंड टर्म जो है इसको हम लोग लेट कर लेंगे। तो यहाँ से ये अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी नॉट अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिए है ये माइनस साइन के साथ हम लोग यहाँ पे देखिए प्लस लगा हुआ है, लेकिन हम लोग माइनस साइन के साथ यहाँ पे बीटा स्क्वायर को लेट कर रहे हैं और अल्फ़ा स्क्वायर को हम लोग पॉजिटिव लेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। और हम लोग ये ऐसा इसलिए किए, दिस इज़ डन फॉर सिंप्लिसिटी टू सॉल्व द इक्वेशन सो दैट द इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एंड सॉल्व इजली। इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए खाली ऐसे सिंप्लीफाई किए हुए सॉल्व, ताकि हमारा ये आसानी से हो सके। तो एक काम करते हैं कि ये इक्वेशन अल्फ़ा और बीटा को हम लोग मान लेते हैं स्क्वायर वाले को 3 और 4, और इस 3 और 4 को हम लोग जब वापस से इसमें रखेंगे, ये 4 को जब हम लोग इस 2 वाले में रखेंगे और जो 3 वाला है वो हम लोग 1 वाले में रखेंगे, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर साई इक्वल टू 0, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। और दोस्तों हम बताना चाहूँगा कि जो साई है ये हमारा वेव एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड है कि वो कितना ऊंचा है कितना नीचा है, वेव कितना, यानी कि ये चीज़ ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये एम्पलीट्यूड होता है। लेट साई इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा के एक्स यू के ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ 5 एंड 6। अगर ये इक्वेशन 5 है ये इक्वेशन 6 है तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन ये होगा साई इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा के एक्स यू के ऑफ एक्स। तो ये हम लोग इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे तो ये भी बहुत ही लंबा जाएगा, और इसको हम लोग इसमें नहीं लेना है क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत से स्टेप्स ऐसे करने हैं जिसको कि हम लोगों को उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व साथ में करेंगे उसमें तो बहुत ही लंबा जाएगा, और इतना लंबा लिखने का आपको एग्जामिनेशन में टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को लेट कर लेंगे। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये आपको लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए है। वेयर यू के एक्स इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स एंड ई टू द पावर आयोटा के एक्स रिप्रेजेंट्स अ प्लेन वेव। ये हमारा जो ई टू द पावर आयोटा के एक्स है ये आपका प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स है डैट विल बी मॉड्यूलेटेड बाय अ पीरियोडिक फंक्शन यू के एक्स बिकॉज। और ये जो पूरा फंक्शन है ये यू के एक्स से मॉड्यूलेटेड हो रहा है, यानी कि यू के एक्स की वजह से ये बदल रहा है। यू के एक्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ एक्सपीरियंसिंग अ पीरियोडिक पोटेंशियल विद इन द लैटिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पीरियोडिक पोटेंशियल एक लैटिस में वो कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। Therefore, the wave associated plane wave psi equals to e to the power iota kx with the electron that will be modulated by a periodic function ukx। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ukx के periodic potential से मॉड्यूलेट हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा, उसका जो फंक्शन है वो बदल जाएगा। तो while when our electron is in model of free electron, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था जो कि क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी मॉडल है जिसको हम कह रहे थे, तो उसमें जो एक्सपीरियंस जो उसमें क्या था कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्सपीरियंस है ज़ीरो कांस्टेंट पोटेंशियल एंड then our solution of Schrodinger equation for that model is psi equals to e to the power iota kx। तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन फ्री मॉडल में जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो पोटेंशियल कांस्टेंट पोटेंशियल मतलब अचीव कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो उसका पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हो रहा है, और जो नियर पॉजिटिव चार्ज है वो आपका मिनिमम हो रहा है, वहाँ एक कांस्टेंट नहीं है, जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो पुराने वाले थ्योरी में जो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मॉडल था उसमें बस खाली ये यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पोटेंशियल नहीं था, यहाँ पे साई इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा के एक्स था खाली उसका सॉल्यूशन। वेयर एक्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो ई टू द पावर आयोटा एक्स है के एक्स है ये आपका ये बताएगा कि एक्स की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, यानी कि इसका वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो हमें ये इक्वेशन मिलेगा ई टू द साई इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा के एक्स यू के
ऑफ एक्स, इसको हम लोग लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 7, जिसको कि हम लोग माने थे कि ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 का एक सोल्यूशन है। तो डिफ्रेंशिएटिंग 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो 5 और 6 इक्वेशन था वो डबल डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में था, इसलिए ताकि हम लोग इसको भी डबल डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सके, इसलिए उससे मैच करा सके। तो देखिए, इसको जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका पहले होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के फॉर्म में होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। तो देखिए, अब यहाँ पे जो u ऑफ के एक्स है इसको हम यू के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे u ऑफ के एक्स है, कि u ऑफ के एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको यू के भी लिख सकते हैं। यहाँ बेसिकली यही है बात है कि x के यहाँ पे ये x बता ही देगा कि ये भी x डायरेक्शन में लिया गया है। तो अगेन फिर डिफ्रेंशिएट करिए तो आपको मिलेगा डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो वहाँ पे जो फिर से फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, इसमें का इसमें होगा, इसमें का इसमें होगा। तो इसी तरीके से जब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये एक टर्म मिलेगा, फिर ये एक टर्म मिलेगा, फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनली जो टर्म मिलेगा वो ये मिलेगा, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर आई एक्स आयोटा के एक्स से लेके यहाँ तक मिलेगा आपको। और इस इक्वेशन को आप लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 8। अब एक काम करेंगे कि ये जो इक्वेशन था 8 इसको, और ये जो इक्वेशन था 7, यहाँ पे जो हम लोग का 5th 6th इक्वेशन था वहाँ पे डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा साई इक्वल्स टू 0 था। ये जो हमारा 5th इक्वेशन है हम लोग अगर उसको देखें तो यहाँ पे हम लोग को ये देखिए मिल रहा है डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ये हमारा 5th इक्वेशन था, ये हमारा 5th इक्वेशन था। तो एक काम करेंगे कि ये जो हम लोग का 7th इक्वेशन है, ये हम लोग का 8th इक्वेशन है, यहाँ से हम लोगों का जो वैल्यू है ये साई का, ये हम लोग देखिए निकाल चुके हैं सॉल्यूशन। और जो 8th वैल्यू है ये डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, ये जो 8th वैल्यू है ये भी हम लोग इसमें का निकाल चुके हैं 5th इक्वेशन के लिए। तो ये दोनों के वैल्यू हम लोग अब 7th और 8th के वैल्यू को हम लोग 5th में पुट कर देंगे। देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, ये जो हमें मिलेगा ये हमारा इक्वेशन नंबर 9 रहेगा। ये देखिए, ये पहले हम लोग इसमें पुट करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए जो इक्वेशन मिलेगा ये इक्वेशन नंबर 9 मान लेंगे। इसी तरीके से हम लोग यही 7th और 8th इक्वेशन को 6 वाले में भी पुट करेंगे, क्योंकि हमारा जो 6th इक्वेशन था वो था डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे जो था माइनस बीटा स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0 था। तो यहाँ पे ये डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और साई की वैल्यू को सिंपली फिर से पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और फिर उसके बाद इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 10। मेन जो हमारा इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 है। तो इसको हम लोग देखिए, अब इसका हम लोग सोल्यूशन फाइंड करेंगे, जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा अब हम लोग ये देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए बेसिकली कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। स्टार्ट हम लोग किए थे पोटेंशियल प्रोफाइल बनाने से, फिर उसके बाद श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिए थे, उसमें हम लोग श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में पोटेंशियल प्रोफाइल को यूज़ किए थे। और फिर उसके बाद हम लोग उसके सॉल्यूशंस को लेट किए थे। लेट करने के बाद उसमें हम लोग फिर उसके बाद ये इक्वेशन 9 इक्वेशन मिला हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने पे। तो चलिए आगे देखते हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10 वी गेट। तो जो जनरल सोल्यूशन हमें मिला इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 का वो मिलेगा u1। इक्वेशन नंबर 9 का जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा वो u1 मिलेगा, और जो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 10 का मिलेगा वो u2 मिलेगा। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपस में। तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा, सॉल्विंग अबव इक्वेशन एट बाउंड्री कंडीशंस वी गेट, यानी बाउंड्री कंडीशंस पे, यानी कि दो चार्ज के अराउंड, दो चार्ज के बीच में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस a होता है, तो a डिस्टेंस पे यानी कि a डिस्टेंस के जो एकदम एंड पॉइंट्स पे जो बाउंड्री रहती है वहाँ पे दो चार्ज सेपरेट होते हैं। तो उन कंडीशंस पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे 11 12 को, तो हमें जो मिलेगा ये मिलेगा p अपॉन 2a साइन अल्फ़ा a प्लस कॉस अल्फ़ा a इक्वल्स टू कॉस के ए। यहाँ पे के जो हमारा है ये है प्रोपोगेशन वेक्टर, यानी कि प्रोपोगेशन वेक्टर, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि ये वेव वेक्टर है, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेव वेक्टर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। और जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि p की वैल्यू जो है ये m0 v0 ab अपॉन h बार का होल स्क्वायर है। ये h बार क्या है ये हम आपको अभी आगे बताते हैं। बेसिकली ये h बार देखिए, h तो हम लोग जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और h बार होता है वो रेड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो उसके बारे में मैं अभी अब बताने वाला हूँ आगे। इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ, p जो है हमारा इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल्स आर अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव आयंस इन द क्रिस्टल लैटिस साइड्स। देखिए p की वैल्यू हमें ये बताएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव आयंस की तरफ।
तरफ किसी क्रिस्टल लैटिस में, वहाँ m0 जो है इसमें वो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पहला केस इसमें ये आएगा। देखिए इस इक्वेशन को मान लीजिए स्टार। अब इसी केस को इसी स्टार वाले इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, दो केसेस बनाएंगे और इन्हीं दो केसेस की मदद से हम लोग ये बताएंगे कि ये हमारा जो सॉलिड है वो कंडक्टर की तरह काम करेगा या इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ये हम लोग इसी स्टार वाले इक्वेशन से बताएंगे। और यहाँ पे जो हम लोगों ने जनरल सोल्यूशन सेलेक्ट किया था और जो हमने अब माना था कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है दो डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि दो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिल रहा था, उसको हम लोगों ने लेट किया था। और हम लोगों ने ये भी लेट किया था कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, जो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन था वेव के लिए, उसमें भी हम लोगों ने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लेट किया था। तो ये सब जो हम लोगों ने लेट किया था, बस यही बातें इस पूरे आपको ये इस क्रॉनिक पेनी मॉडल में ध्यान रखने वाली है। और ये चीज़ अगर याद रहेंगी तो आप ये पूरे क्रॉनिक पेनी मॉडल को कम्प्लीटली आप इसको लिख के आ जाएंगे, क्योंकि बाकी सब इसमें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और सिंप्लीफिकेशन ही है, वो बहुत ईजी होता है। बाकी ध्यान देने वाली चीज़ बस खाली यही, जो इक्वेशन जनरल सोल्यूशंस को जो हम लोगों ने जो चीज़ लेट किया है बस वही ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो केस 1 में देखिए, जब P 0 पे होगा देन फ्रॉम स्टार वी हैव। अगर P 0 पे हो जाएगा, यानी कि देखिए जो P 0 पे हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्ट करने का जो कैपेबिलिटी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो एकदम ज़ीरो है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जा रहा है उस क्रिस्टल में। तो इसका मतलब ये देखिए कि P 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस के हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो अल्फ़ा इक्वल्स टू के हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस के, तो यहाँ पे ये कॉस रिमूव हो जाएगा, इसका इन्वर्स ले लेंगे तो फिर ये अल्फ़ा इक्वल्स टू के हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू के हो जाएगा। दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लेट किए थे उसको रख देंगे, और के स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ पे के का वैल्यू जो हम लोग है उसको रख देंगे। और के प्रोपोगेशन वेक्टर होता है, तो वो हम लोग जानते हैं कि 2π/λ होता है। ये कैसे होता है मैंने बताया था वो इससे पहले वाले वीडियो में, ये वॉल्स कंस्ट्रक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था। और वेयर लैम्डा इक्वल्स टू डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेव ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। और लैम्डा की वैल्यू होती है h/p, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है वो होती है h/p, यानी कि मोमेंटम होता है m मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे h/p रख देंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा एनर्जी का इक्वेशन मिलेगा वो p²/2m मिलेगा। तो ये देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली देखिए, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये नहीं लिखना है, खाली समझने के लिए। E इक्वल्स टू p²/2m इज़ द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का ये एक रिलेशन है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे। देखिए क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, तो m² v² हो जाएगा, यहाँ से एक m कट जाएगा तो ये हाफ mv² हमें मिलेगा यहाँ से। तो ये बता रहा है कि इस समय जो p इक्वल्स टू 0 जब हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि वो इस केस में इलेक्ट्रॉन प्योरली काइनेटिक एनर्जी उसको गेन अचीव एक्सपीरियंस करेगा और फिर वो क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उस समय जो सॉलिड है हमारा वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जो कि वेरीफाइड करता है क्रॉनिक पेनी मॉडल द्वारा। तो E इक्वल्स टू p²/2m, hence the energy of electron is only kinetic energy, so the electrons are free electrons. This indicates the nature of conductor when p is equals to p is tending to infinity, यानी कि जब p इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा हो, यानी कि जब p की वैल्यू बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही हो तो देखिए क्या होगा। p की वैल्यू अगर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये p sin अल्फ़ा a अपॉन ये 2a हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू यहाँ पे कॉस के, जो हमारा ये इक्वेशन था स्टार वाला वो ये है। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि p से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से p से डिवाइड करेंगे, यहाँ से p हट जाएगा, यहाँ से p आ जाएगा, यहाँ p आ जाएगा इसके नीचे। तो जब p इन्फिनिटी हो जाएगा तो साइन अल्फ़ा a 0 हो जाएगा। तो इस समय देखिए जब p इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि किसी भी नंबर के अपॉन अगर इन्फिनिटी रहता है तो वो वैल्यू 0 हो जाती है, जैसे 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो जब p टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो साइन अल्फ़ा हमें क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा a इक्वल्स टू 0 मिलेगा। यहाँ से ये टर्म 0 हो जाएगा और ये साइन अल्फ़ा a ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से ये जो साइन अल्फ़ा a इक्वल्स टू 0 कब होता है, ये n π पे होता है। साइन x एक्सिस पे हमें 0 की वैल्यू देता है, यानी कि ये 0π/2 है, ये 1π/2 है, ये 2π/2 है, ये 3π/2 है। इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो ये 4π/2 हो जाएगा, 5π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो 0π/2 है, यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 × π/2 तो ये 0 ही देगा। फिर यहाँ पे जब ये 2π/2 है तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पाई मिलेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 4π/2 यानी कि 2π मिलेगा, फिर 3π मिलेगा,
5 पाई मिलेगा, 6 पाई मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको n पाई तक मिलता रहेगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, सब पाई के मल्टीपल में रहेंगे, यानी कि 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे रहेंगे। तो ये साइन ज़ीरो अल्फ़ा ए की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, जब साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू एन पाई होता है। सिंपली साइन थीटा की वैल्यू कब ज़ीरो होती है, जब थीटा इक्वल्स टू एन पाई होता है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा ए इक्वल्स टू एन पाई हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू एन पाई बाई ए हो जाएगा। और यहाँ से अल्फ़ा इसका स्क्वायर कर देंगे तो जानते हैं कि हम लोग अल्फ़ा के स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लेट किए थे, वो थी 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो एनर्जी की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी ई इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 एम ए स्क्वायर। यहाँ पे जो हम लोग को एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, एच एम भी कांस्टेंट है, और ये भी दो पॉइंट्स के, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट ही रहता है। तो ये बेसिकली एन पे डिपेंड करेगा, और एन पे इस तरीके से डिपेंड करेगा क्योंकि एन एक नंबर है, तो ये 1 अगर रखेंगे तो ये हमें एक एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर की वैल्यू देगा, और अगर 2 रखेंगे तो हमें ये कुछ और वैल्यू मिलेगा, 4 एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह 3 4 5 6 7 कुछ भी रखते जाएंगे तो हमें इसी तरीके से एनर्जी की एक वैल्यू मिलती रहेगी, यानी कि एनर्जी की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो एक नंबर पे मिल रही है, कंटिन्यूस नहीं मिल रही है। 1 पे मिल रही है, 2 पे मिल रही है, 3 पे मिल रही है, ऐसे करके मिल रही है, यानी कि रुक रुक के मिल रही है हमें एक एनर्जी की वैल्यू, कंटिन्यूस रेंज में नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ये जो हमें फॉर्म मिल रहा है ये डिस्क्रीट फॉर्म मिल रहा है, कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो एनर्जी का हमें फॉर्म मिला है, ये देखिए ये मिला था, और यहाँ पे n 1 2 3 रखेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ की वैल्यू मिलेगी, एनर्जी का लेवल मिलेगा। तो द एनर्जी लेवल्स इन दिस केस आर डिस्क्रीट, मीन्स इसका मतलब ब्रैकेट वाला है, ये लिखना नहीं है, मीन्स द एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल लैटिस विल बी डिस्क्रीट एंड रिजल्ट इज सिमिलर टू द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। ये बिल्कुल उसी एनर्जी लेवल्स की तरह है, ये बेसिकली उसी एनर्जी लेवल्स की तरह है जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में रहता है किसी पार्टिकल के लिए। इसका मतलब ये है कि हेयर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी डिस्क्रीट है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जो उसकी एनर्जी रहेगी वो उसी बॉक्स पोटेंशियल बॉक्स के अंदर ही रहेगी, यानी कि वो एनर्जी उसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है वो उसी बॉक्स में ट्रैप्ड हो जाएगी, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन या फिर पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी जो है वो उसी बॉक्स में ट्रैप्ड हो जाएगी। दिस इंडिकेट्स दैट द नेचर ऑफ इंसुलेटर, यानी कि ये बात ये बताएगा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा उस बॉक्स में ट्रैप्ड हो जाएगा तो वो इंसुलेटर के नेचर को, सॉलिड के नेचर को, सॉलिड के इंसुलेटर के नेचर को आपको बताएगा कि ये सॉलिड का इंसुलेटर नेचर है। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी एंड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक लास्ट टॉपिक है, और यहाँ से ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाता है। इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज एन इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस कॉल्ड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस विच सेज दैट एवरी मूविंग पार्टिकल which says that every moving particle a group of wave is associated, यानी कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होगा। एंड द वेलोसिटी विद विच द ग्रुप ऑफ वेव्स मूव, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये ग्रुप ऑफ वेव मूव कर रहे होंगे उस पार्टिकल के साथ जो एसोसिएट किए होंगे ये ग्रुप ऑफ वेव्स, उसी वेलोसिटी को कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। यानी कोई पार्टिकल अगर अपने ग्रुप ऑफ वेव्स के साथ मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल की उस पार्टिकल की वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे उस टाइम ग्रुप वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्विवेलेंट टू अ वेव पैकेट ग्रुप ऑफ वेव्स मूविंग विद वेलोसिटी vg ग्रुप वेलोसिटी, दैट इज़ v इक्वल्स टू vg। यानी कि वही बात जो मैंने बताई है कि ये इस समय जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी अगर वो ग्रुप ऑफ वेव के साथ मूव कर रहा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगी, और ये होती है डी ओमेगा बाई डी के। यहाँ पे के है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन वेक्टर और वेव वेक्टर। इसको मैंने इवर्ट्स कंस्ट्रक्शन वाले वीडियो में आपको बताया है कि ये के वेक्टर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ वेव्स को वेव पैकेट भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी की वैल्यू होती है एच न्यू के बराबर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये जो हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा ये एच अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई न्यू मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों को ये जो यहाँ पे जो वैल्यू मिली है यहाँ पे ये इस चीज़ को, इसको हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो एच अपॉन 2 पाई होता है ये एच बार के बराबर होता है, और एच बार को मैंने बताया था कि ये रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू एच अपॉन 2 पाई होती है। और ये देखिए 2 पाई न्यू, यानी कि ये ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू।
तो इस इक्वेशन को एनर्जी का जो हमें टर्म मिलेगा ये एच बार और ये एच बार ओमेगा मिलेगा। इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू के, प्रोपोगेशन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये देखिए हमें क्या मिलेगा, एच बार बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इसका डी ओमेगा बाई डी के हो जाएगा। तो यहाँ से डी ओमेगा बाई डी के इक्वल्स टू 1 बाई एच बार डी ई अपॉन डी के हो जाएगा। इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। सिंपली जो डिफ्रेंशिएट करके इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। अब हम लोग यहाँ से 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे थे कि जो 1 हमारा इक्वेशन था वो था क्या, कि डी ओमेगा अपॉन डी के इक्वल्स टू ग्रुप वेलोसिटी, यानी कि वी जी और वी। तो ये इसके बराबर था। तो यहाँ से जो ये डी ओमेगा बाई डी के की जगह हम लोग लिख सकते हैं वी। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू 1 अपॉन एच बार डी ई अपॉन डी के हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि ये एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग मोमेंटम के टर्म्स में जो हमें मिलता है उसको इसमें रिलेट कर देंगे। तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है ये पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था। अब डी ब्रोगली के मुताबिक हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो लैम्डा इक्वल्स टू डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन विथ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी होता है, जो कि p इक्वल्स टू एच अपॉन ये लैम्डा हो जाएगा। यानी कि ये जो p की ये जो p की वैल्यू होती है हमें जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी होती है। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, देखिए रेसिप्रोकल कर दिया है, p को ऊपर भेज दिया और लैम्डा को नीचे कर दिया। तो p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एच अपॉन 2 पाई को एक साथ लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका एच बार। और यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई होता है k, यानी कि प्रोपोगेशन वेक्टर। तो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू आपको मिल जाएगी एच बार इंटू के। तो यहाँ से ये एच बार इंटू के मिल गया है। तो हम लोग यहाँ से एनर्जी को लिख सकते हैं क्या, ये पी के फॉर्म में। यहाँ पे पी के जो वैल्यू है वो हम लोग रख देंगे एच बार इंटू के। तो ये एच बार का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। तो अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 मान के डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे जो हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 मान रहे हैं, मान लीजिए अगर आप इस इक्वेशन को कुछ माने नहीं और डायरेक्टली आप ऐसे कर दिए तो भी आपको ऐसा गलत नहीं माना जाएगा। वो आपको बेसिकली आपको ये बताएगा कि आप लोग कैसे किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, बस ये बताता है। तो डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 5 विथ रिस्पेक्ट टू के। अब इसको हम लोग के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमें ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये हमें सही तरीके से मिल जाए, एक डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में नहीं, एक अच्छे फॉर्म में मिल जाए जिसमें डिफ्रेंशिएशन ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m ये बाहर हो जाएगा और k का वैल्यू को हम k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2k हो जाएगा। यहाँ से डी ई बाई डी के हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। और इस इक्वेशन नंबर 6 को हम लोग 4 में रख देंगे। तो डी ई अपॉन डी के निकालने के लिए बेसिकली हम लोग ये कर रहे थे। तो यहाँ से जब हम लोग रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी एच बार k अपॉन m, और जो कि एच बार k होता है हमारा मोमेंटम के बराबर। तो वेलोसिटी हो जाएगा p अपॉन m। तो देखिए दिस शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोगेशन कांस्टेंट। बेसिकली आपको यहाँ तक ही लिखना है, p अपॉन m नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए डिपेंड कर रहा है प्रोपोगेशन कांस्टेंट पे, यानी कि उस वेव पे डिपेंड कर रहा है कि जिस वेव से वो मूव कर रहा है, ग्रुप ऑफ वेव्स। तो चलिए देखते हैं आगे कि अब इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो दोस्तों इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.31 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम। ये कांस्टेंट होता है मास, ये फिक्स्ड होता है। इन chronic Penny model we saw that the electron in a crystal are not completely free but they are experience a periodic potential. When an electron in a periodic potential is associated by electric field then the mass of electron varies का मतलब कि उस समय जब मास इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो बदलेगा। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे किसी पोटेंशियल के से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, अगर हम उस पीरियोडिक पोटेंशियल में जो लैटिस है हमारा क्रिस्टल सॉलिड है उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 प्लेट लगा देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एक्सेलरेट कर जाएगा। उस समय उसका मास जो है वो सेम नहीं रहेगा और वो उसका मास वेरीज होगा, यानी कि बदलना चालू हो जाएगा। और बदलना चालू तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। दिस मीन्स दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो वेलोसिटी का फंक्शन है, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो इस वजह से उसका मास डिक्रीज़ हो रहा है या फिर वेरीज हो रहा है, बदल रहा है। इज़ नोन एज द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाई m स्टार। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि ये इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जब कोई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी का फंक्शन हो जाता है तो उस समय जो उसका मास होता है वो इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इसको हम लोग बोलते हैं डिनोटेड बाय एम स्टार। लेट वी हैव अ क्रिस्टल ऑन और सॉलिड इन विच देयर आर मैनी इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस एंड अ पीरियोडिक पोटेंशियल on applying electric fields means connecting a battery the electrons moves positive terminals of the battery। यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा सॉलिड है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देखिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बैटरी हम लोगों ने अप्लाई किया है ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। Due to applying electric field, the electron gets accelerated and force acting on the electron is given by। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम स्टार इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एम स्टार यहाँ पे इफेक्टिव मास है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन एम स्टार, जिस इस क्वेश्चन को मान लेंगे हम लोग स्टार। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी होता है कि 1 अपॉन एच बार इंटू डी ई अपॉन डी के। ये हम लोग देखे थे कि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था, जो कि होता था वेलोसिटी इक्वल टू 1 अपॉन एच बार इंटू डी ई अपॉन डी के। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन हम लोग अब इसको फाइंड करेंगे, देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को। तो देखिए हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमें मिलेगी उसमें हम लोग डी के अप से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 अपॉन एच बार इंटू डी के अपॉन डी टी हो जाएगा, और डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, जब हम, क्योंकि ये देखिए बेसिकली ये क्या हो रहा है कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ये अंदर वाली चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, डी के अपॉन डी टी, ये इसके साथ चला जाएगा, और फिर ये हो जाएगा देखिए के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये डिफरेंशिएट हुआ। एज हम लोग जानते हैं कि P इक्वल्स टू एच बार इंटू के होता है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोगों को मिलेगा एच बार डी के अपॉन डी टी, और जो कि होता है फोर्स इक्वल्स टू एच। अब हम लोग जान गया है कि फोर्स हमारा क्या था, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मोमेंटम ही हमारा फोर्स होता है। तो फोर्स इसको हम लोग फोर्स के बराबर लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू एच बार डी के अपॉन डी टी अकॉर्डिंग्स टू न्यूटन सेकंड लॉ। जो हमारा फोर्स होता है यही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एच बार को हम लोग फोर्स के नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये डी के बाई डी टी हो जाएगा एफ अपॉन एच बार। इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इस इक्वेशन नंबर 2 को इस एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो देखिए हम लोगों को एक्सेलरेशन का ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा ये क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एच बार एफ बाई एच इंटू डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर। तो यहाँ से जो ये एक्सेलरेशन की हमें इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी इक्वेशन नंबर 3। और जब हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर स्टार से कंपेयर करेंगे, यानी कि जो इक्वेशन नंबर स्टार हमारा था जो था कि फोर्स इंटू इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा इक्वेशन नंबर स्टार था। तो यहाँ से जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला था वो क्या निकाला था कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एम स्टार में निकाला था। तो इस इक्वेशन को स्टार वाले इक्वेशन को हम लोग सिंपली इस इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा ये वाले के, तो ये देखिए यहाँ से एफ एफ कट जाएगा, और जो एम स्टार की वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी एच बार स्क्वायर इंटू डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर। ये हमारा जो है ये इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोपोगेशन वेक्टर से ही वेरी कर रहा है, जो कि वेलोसिटी में भी सेम उसी तरह वेरी कर रहा था। तो दोस्तों ये बेसिकली इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने सिंपली फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन से शुरू किया था, और इसी को ही लास्ट में यूज़ करके कंपेयर करके इसी को हम लोग इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाल लिया था। बेसिकली हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और आपका ये मोमेंटम का जो टर्म है वो हमें क्या मिलता है, यानी ये जो मोमेंटम का टर्म है ये हम लोगों को क्या मिलता है, और वेलोसिटी ऑफ इफेक्ट मास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया गया है। तो दोस्तों फ्रेंड्स थैंक यू, और ये हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स अब कंप्लीट होने वाला है। ये लास्ट जो हम लोग इसका एक ग्राफ देख लेते हैं इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इफेक्टिव मास एम स्टार एंड द प्रोपोगेशन कांस्टेंट के, यानी कि बेसिकली हम उन दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे, यानी कि जो इफेक्टिव मास डिपेंड कर रहा था प्रोपोगेशन वेक्टर के पे। तो इट कम्स आउट इन फिगर एज शोन इन फिगर। देखिए जो हमें ये फिगर मिलेगा, ये प्रोपोगेशन वेक्टर यहाँ पे अगर 0 है प्लस पॉजिटिव साइड में अगर प्रोपोगेशन वेक्टर है
प्लस के और नेगेटिव साइड में अगर प्रोपोगेशन वेक्टर है माइनस के, तो यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा है हमें एक पैराबोला की तरह मिल रहा है। और जो इफेक्टिव मास है ये यहाँ पे 0 से कुछ ज़्यादा मिल रहा है। ये इफेक्टिव मास इसमें ये बताएगा, इस ग्राफ हमें ये शो करेगा, वाई एक्सिस पे इफेक्टिव मास है, ये ग्राफ ये शो करेगा कि जो हमारा इफेक्टिव मास है वो 0 नहीं होगा कभी। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। भले वो कम हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन वो आपका 0 नहीं होगा। ग्राफ नेवर टच 0 बिकॉज इफेक्टिव मास नेवर 0। तो ये आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स फिनिश्ड हो गया है। ये आपका मेन देखिए, ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने सॉलिड स्टेट्स में जो भी टॉपिक लिए हैं वो बेसिकली आपके यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और ग्रेजुएशन फिजिक्स में ये सारे मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुत बारी पूछे जाने वाले ये सब क्वेश्चंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने लिए हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके कन्फ्यूज़न ना हो इसमें। साथ ही साथ मैंने बेसिक्स को भी क्लियर किया है, और साथ ही साथ मैंने हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी मैंने उस तरीके से बताया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ मैंने हर एक टॉपिक का जो डिफरेंट नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी मैंने बताया है कि इसको इस नाम से भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको यही लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। और आप लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपका जो मन चाहे वो करिए, लेकिन इसको शेयर कर दीजिए।